साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट से संबंधित लगभग 1000 इम्पॉर्टेंट जो जीके के प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी तक इसका हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 103 क्वेश्चन को देखा था। अब आगे 104 से लेकर 108 क्वेश्चन तक इस प्रश्न में इसमें हम लोग देखेंगे, 104 से लेकर के 208 तक। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो पहला है इसमें बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो उसकी रीडिंग होती है, उसमें तेजी से जब गिरावट होती है तो इसके ये किस बात का सूचक होता है? तो ये तूफान आने का सूचक होता है। वहीं भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। वहीं यदि कहा जाए पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से मतलब जो प्रश्न रहा वहाँ था कि धातु कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? तो ये लोकमान्य तिलक का नारा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसमें मैक्सिमम 252 सदस्य हो सकते हैं। और आपके इनमें से जो है 2/3 सॉरी इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला है इसी में, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसे दुग्ध मेखला कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो कि 1826 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। और ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता है और जुगल किशोर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा ही यह भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला मतलब यहाँ हिंदी नहीं कहा जा रहा है, तो पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था, जो कि अंग्रेजी भाषा का था। और 1780 में इसको प्रकाशित किया जाना प्रारंभ हुआ और ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था। और इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। अगला है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो है ये यहाँ के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो यह आपका 1896 में यूनान के एथेंस से यह प्रारंभ होता है। अगला है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक किस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह हॉकी में इन्होंने जीता है 8 स्वर्ण पदक। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसान में है। और 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। फिर 4 वर्ष बाद 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। फिर 2020 में जो आपका होना था वो कहाँ पर निर्धारित था? तो जापान के टोक्यो में निर्धारित था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से इसको 1 साल आगे एक्सटेंड किया गया और अब 2021 में इसको जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। वहीं ओलंपिक जो ध्वज होता है, इसमें कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, 5 रंग के, जो कि 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से रहे हैं? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे माइकल फेल्प्स। ये तैराक रहे हैं और अमेरिका के हैं। तो यहाँ पे ही प्रश्न है कि 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो जापान के टोक्यो में। अब यह 2021 में होगा। अगला है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से रहा है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था यहाँ पर इन्होंने भारोत्तोलन में यह पदक जीता था। बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने दिया था, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना, इसकी रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। वहीं पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे अर्थात किडनी से किया जाता है। वहीं किस एकमात्र भारतीय
को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ये जो एकमात्र भारतीय है, ये अब यहाँ पे एकमात्र भारतीय नहीं होना चाहिए, ये कहा जा सकता है किस भारतीय को सबसे पहले मतलब कौन सा भारतीय पहला भारतीय रहा है जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। किसको मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। ये 1998 में मिला था। तो अब ये एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नहीं रहे हैं। अभी 2019 में जो है अभिजीत विनायक बनर्जी को भी अर्थशास्त्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत के ही हैं। और इसके अलावा अभी तक कुल 10 भारतीयों को जो है विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, उनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है। और एक व्यक्ति रहे BS नायपाल, इनको 2001 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, परंतु इनको जो है भारतीय के तौर पर नहीं गिना जाएगा क्योंकि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली थी, तो ये भारतीय मूल के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी तक कुल 10 लोगों ने यह जो है पुरस्कार जीता है जो भारतीय रहे। अगला है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो शहनाई के। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो इसका निर्माण जो है रूस के सहयोग से किया गया था 1955 में। तब ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र था तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, वर्तमान में कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। और 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1951 से लेकर के 61 तक चलती, आपकी 56 से लेकर के 61 तक चलती है, दूसरी वाली 1956 से 61 तक चलती है। इस दौरान इसका निर्माण किया, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका राउरकेला में भी इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, आपके उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर कलकत्ता आपके पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। भारत अगला है उत्तरी ध्रुव मतलब आपके आर्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव वाले इलाके को आर्कटिक कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका है। तो दोनों जगह भारतीय अनुसंधान केंद्र है। उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो कि अंटार्कटिका कहलाता है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे भारतीय अनुसंधान के 3 भारतीय अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। सबसे लेटेस्ट जो है भारतीय 2012 में इसको स्थापित किया गया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में। अगला है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये जो थी जापान की जुनको तबाई थी। जापान की जुनको तबाई ये 1975 में जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वहीं पहले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तेंजिंग नार्वे को जाना जाता है। ये नेपाली थे, नेपाली मूल के भारतीय थे। और इन्हीं के साथ जो है एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने भी आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यदि प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो प्रथम भारतीय महिला के रूप में बछेंद्री पाल का नाम आता है, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ये 5वीं महिला थी। अगला है पीलिया जो है किस अंग का रोग होता है, किसको प्रभावित करता है, तो यह यकृत या लीवर जिसे कहते हैं उसको यह प्रभावित करने का कार्य करता है। वहीं एक नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, मतलब समान दाब लगाता है। यह कथन जो है किस नियम से संबंधित है, तो यह कथन जो है आपका पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला है क्लोरोफिल का जो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, इसका खनिज घटक कौन सा है, तो इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। वहीं एलपीजी गैस में क्या होता है, तो इसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर जो था ये अशिक्षित था। वहीं अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अगला है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लाला हरदयाल ने। और जो सोहन सिंह थे वो इसके अध्यक्ष थे।
प्रथम अध्यक्ष थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? तो दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। 4 वेद है, उसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह स्थानांतरण किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 से लेकर के आपका 56 तक चलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने हेनसांग ने अध्ययन किया था। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो जो ओ ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है। और सर्वग्राहक कौन होता है? मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो आपका ए बी जो ग्रुप होता है ये सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है इसे विटामिन डी को जो वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल है। और कैल्सीफेरॉल की कमी या विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यहीं पर थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना यदि पूछा जाए किसने कराई थी? तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कराई जाती है। और इसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय और था, और ये याद रखिए बौद्ध शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो ये भी आपका बौद्ध शिक्षा संबंधित रहा है। तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा 775 से लेकर 800 के मध्य में कराई गई थी। मतलब आप कह सकते हैं 8वीं शताब्दी में कराया गया था पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। आगे चलते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसको 3 × 10⁸ भी 8 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी नापने के लिए अर्थात दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है। और इसकी स्थापना मतलब जो प्रारंभ कराते हैं रामदास के द्वारा कराया, जबकि इसकी संकल्पना किसने की थी? तो गुरु अमरदास के द्वारा कराई जाती, अमरदास की थी। और इसको बनवाना जो है प्रारंभ करते हैं रामदास 1588 में। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसकी नींव किसने रखी थी? तो इस मंदिर की नींव जो है संत हजरत मियाँ के माध्यम से रखवाई जाती है या उनसे रखवाई जाती है। चार मीनार ये कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार की जो स्थापना है ये आपके हैदराबाद में हुई है। ये मतलब कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अब ये भी यदि आप प्रश्न पूछा जाए कि चार मीनार की स्थापना किसने की थी, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था, तो 1591 में इसको कुतुब शाही वंश के शासक पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी 1943 में। कब? 1943 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जबकि जय हिंद का नारा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह भी नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। वहीं वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा ये जो नारा है मंगल पांडे का था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा जो है रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। जबकि यदि पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र थे। और इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि किसके सिक्कों पर
किसके सिक्कों पर उस शासक को जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और जो कवि हर्षेण रहे हैं, हर्षेण जो है समुद्रगुप्त के ही राज दरबार के कवि थे। अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? तो राजा राम मोहन राय का था। और इन्हीं के ही प्रयासों से उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा का अंत किया जाता है या इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। वहीं महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूएन के द्वारा इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपके 1917 में दिया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी रहे हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और इस बार जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो लेटेस्ट वाला है, वो किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र है। वहीं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और वहीं यदि कहा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जो कि 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। वहीं यदि कहा जाए चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान था, इससे गए थे। और ये 20 जुलाई 1969 को यहाँ पर पहुंचे थे। और इनके साथ जो है 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन कहते हैं जिनको, और माइकल कोलिंस। तो इसमें से सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, कई बार पूछा गया। दूसरा कदम किसने रखा? तो एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन ने रखा था। जबकि जो माइकल कोलिंस, जो इनके तीसरे साथी थे, वो यान में ही थे, वो बाहर नहीं निकले थे। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। वहीं अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट सन था। इसे 1975 में छोड़ा गया था अमेरिका की मदद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। यहाँ वान की मून लिखा है, ये एंटोनियो गुटेरेस 2017 के पहले थे। 2017 से एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, GOITR ग्वाइटर। और इसमें आयोडीन की कमी से क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होती है, वो बढ़ जाती है। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय या जिसको पेंक्रियास कहते हैं, इससे जो है आपका ये इंसुलिन निकलती है। तो उसको थोड़ा सा देख लें। तो जो अग्नाशय या पेंक्रियास होता है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो प्रश्न उठता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अग्नाशय या पेंक्रियास की खासियत क्या है कि ये आपका एक ही साथ अंतःस्रावी और वही स्त्रावी, मतलब अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन, या जिसे हिंदी में कहते हैं नलिकाविहीन, और वही स्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन मतलब नलिका युक्त, ये दोनों ही एक साथ होती है। और इससे अग्न्यासी रस, जो कि क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये एंजाइम होता है, ये इससे निकलता है। और इसी में अग्नाशय का एक हिस्सा होता है लैंगर-हैंस की द्वीपिका। लैंगर-हैंस की द्वीपिका होती है। इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो इसमें से जो बीटा सेल है, बीटा सेल, इसी से इंसुलिन निकलता है। जबकि जो अल्फा सेल होता है, इससे ग्लूकॉन निकलता है। और गामा सेल जो होता है, इससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ठीक है, तो बीटा से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकॉन निकलता है, गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। इतनी चीज याद रखिएगा। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, सबसे बड़ा बांध जो है, वो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है, ये सबसे बड़ा बांध है। और ये
महानदी पर बनाया गया, महानदी पर बनाया गया और कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो यहाँ की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट थे, हेनरी डुनॉट थे। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया नामक रोग जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने इतने प्रश्नों को देखा। तो इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कुल हम लोग 1000 प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।